दोस्तों मूवी शुरू होती है तो हम देखते हैं कि रॉस ताज़ा यूनाइटेड स्टेट्स का नया प्रेसिडेंट बना है। मीडिया में रॉस का हाइक के लिए जुनून इलेक्शन के दिनों में काफ़ी उछाला गया था, क्योंकि अपने इस पागलपन की वजह से उसने यूनाइटेड स्टेट्स में काफ़ी तबाही मचाई थी। लेकिन स्पीच में वो कहता है कि अब वो काफ़ी बदल चुका है। मगर सच तो यह है कि उसकी बेटी आज तक उससे नाराज़ है और उसने उसको आज तक माफ़ नहीं किया है। इसके बाद सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं कि 5 महीने बाद टोरेस और विल्सन मेक्सिको में एक सीक्रेट मिशन पर काम कर रहे हैं, जिस पर उनको रॉस ने ही भेजा है। विल्सन अब नया कैप्टन अमेरिका है। उनका मिशन एक कंटेनर की चोरी को रोकना है, जिसके बारे में किसी को नहीं पता कि उसमें क्या है। दोनों मिलकर टारगेट एरिया पर धावा बोलते हैं, लेकिन वहां पर सरपेंट ग्रुप और उनके लीडर ने चर्च के फादर और कुछ नन्स को बंदी बनाया हुआ था। वो उनको मारने ही जा रहे थे, मगर इससे पहले कि वो कुछ कर पाते विल्सन उन पर धावा बोल देता है और उनको मारना शुरू कर देता है। सरपेंट लीडर अपने आदमियों से विल्सन से निपटने को कहता है और कंटेनर लेकर वहां से निकलने की कोशिश करता है, मगर टोरेस सैटेलाइट से सब देख लेता है और वो विल्सन को फौरन ही अलर्ट कर देता है। तो विल्सन उसका रास्ता रोक लेता है, लेकिन गैंग का एक आदमी विल्सन पर हमला करता है और उसके बाद वहाँ काफी लड़ाई शुरू हो जाती है। टोरेस और विल्सन दोनों मिलकर पैकेज को हासिल कर लेते हैं, लेकिन सरपेंट लीडर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। मिशन पूरा होने के बाद टोरेस विल्सन से कहता है कि उसको सच्चा सुपर हीरो बनने के लिए उसकी हेल्प चाहिए। तो वो उसको ब्रैडली के पास लेकर जाता है, जो एक सुपर सोल्जर था लेकिन अब रिटायर हो चुका है और दूसरे सोल्जर्स को ट्रेनिंग देता है। ट्रेनिंग के दौरान विल्सन के पास रॉस का फोन आता है, जो टोरेस, विल्सन और ब्रैडली को व्हाइट हाउस में होने वाली वर्ल्ड मीटिंग में इनवाइट करता है। फोन कॉल के बाद ब्रैडली विल्सन से कहता है कि उसको रॉस से होशियार रहना चाहिए। विल्सन ब्रैडली को अपने साथ चलने के लिए कहता है। अब ये तीनों तैयार होकर व्हाइट हाउस पहुंचते हैं। सिक्योरिटी की वजह से हर इंसान का हर मूव लगातार रिकॉर्ड किया जा रहा था। रॉस विल्सन को अलग से अपने पास बुलवाता है और उसका शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि उसने उस कंटेनर की चोरी को रोका था। और उसके बाद वो उससे कहता है कि वो चाहता है कि एवेंजर्स की टीम दोबारा बनाई जाए, क्योंकि दुनिया को एवेंजर्स की जरूरत थी। विल्सन उससे कहता है कि ये काम आसान नहीं होगा और वो इसके बारे में सोचेगा। उसके बाद रॉस विल्सन को जापानीज प्रेसिडेंट से मिलवाता है, जो कुछ नाराज लग रहा था। उस रात रॉस स्पीच देते हुए सबको बताता है कि जापानीज समंदर में केमिकल रिएक्शन और रेडिएशन की वजह से एक नया मेटल फॉर्म हुआ है, जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, जिसका नाम एडमेंटियम है। और जो कंटेनर विल्सन ने चोरी होने से बचाया था, उसमें एडमेंटियम ही था। वो कहता है कि दुनिया के कंट्रीज की हथियारों की जंग को रोकने के लिए सारे सुपर पावर्स को एक एग्रीमेंट साइन करना चाहिए, जिससे एडमेंटियम सारे कंट्रीज को बराबर मिल सके। रॉस अभी स्पीच दे ही रहा था कि बैकग्राउंड में एक म्यूजिक चलना शुरू हो जाता है, जिसका नाम था मिस्टर ब्लू। और उसकी शुरू होते ही ब्रैडली और कुछ और सिक्योरिटी गार्ड्स को जैसे कुछ हो जाता है और वो सब पर हमला शुरू कर देते हैं। ब्रैडली एक गन लेकर रॉस और बाकी वर्ल्ड लीडर्स पर शूटिंग शुरू कर देता है। उसके बाद वो कूदकर वहां से भाग जाता है। विल्सन, टोरेस और व्हाइट हाउस के बाकी सिक्योरिटी गार्ड्स उसका पीछा करते हैं। वो उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। विल्सन ब्रैडली को समझाता है कि उसके पास अब सरेंडर के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ब्रैडली, जो अब बहुत कंफ्यूज लग रहा था, वो अपने आप को टोटली उनके हवाले कर देता है। ब्रैडली के अरेस्ट होने के बाद विल्सन सीधा प्रेसिडेंट रॉस से मिलने जाता है, जो अपनी सिक्योरिटी टीम के साथ बैठा हुआ था। विल्सन को देखकर वो टीम को बाहर भेज देता है और कमरे में सिर्फ उसकी सिक्योरिटी हेड रूथ मौजूद रहती है। विल्सन रॉस से कहता है कि ब्रैडली अपने होश में नहीं लग रहा था जब उसने शूटिंग की, लेकिन रॉस उसकी बात नहीं मानता। रूथ उन दोनों को याद दिलाती है कि जिस टाइम ब्रैडली ने शूटिंग शुरू की थी, उस टाइम वहाँ के सिक्योरिटी टीम के कुछ मेंबर्स ने भी शूटिंग शुरू कर दी थी, इसलिए उसको ये कोई प्लान्ड अटैक लग रहा था। उसके बाद रॉस उस शूटिंग के सिलसिले में होने वाली इन्वेस्टिगेशन टीम से विल्सन को हटा देता है और रूथ को उसका हेड बना देता है। विल्सन, जिसको यकीन था कि ब्रैडली बेगुनाह है, वो वहां से निकलकर सीधा ब्रैडली से मिलने जाता है। ब्रैडली उससे कहता है कि उसको कुछ भी याद नहीं था कि उसने क्या किया और क्यों किया। वो कहता है कि जब वो व्हाइट हाउस में एंटर हुआ, उसके बाद उसका फ़ोन बंद हो गया था और थोड़ी देर बाद जब उसको होश आया तो वो पार्क में पकड़ा जा चुका था, लेकिन बीच में जो कुछ भी हुआ उसको कुछ नहीं याद था। उधर टोरेस व्हाइट हाउस के कैमरास को हैक करके उसकी वीडियोस निकलवा कर उसको देखता है, तो उसको समझ में आता है कि ब्रैडली किसी तरह के माइंड कंट्रोल पर चल रहा था। वो ये बात विल्सन को बताता है और विल्सन उससे कहता है कि वो रूथ के बारे में पता लगाए। उनके बीच ये बातें हो ही रही थी कि अचानक विल्सन के ऊपर हमला हो जाता है। हमला करने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि एक हिटमैन सरपेंट लीडर ही था।
जो हमले के बाद ये समझता है कि हमले में विल्सन मारा गया, तो वो सामने आकर फोन उठाता है और किसी को कॉल करता है और कहता है कि उसने मिशन पूरा कर दिया। मगर तभी अचानक पीछे से विल्सन आ जाता है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। हिटमैन ये भूल गया था कि विल्सन कैप्टन अमेरिका है और कैप्टन अमेरिका को हराना आसान नहीं है। काफी देर तक दोनों में फाइट चलती है। हिटमैन पूरी ताकत से विल्सन से लड़ता है, लेकिन वो विल्सन का मुकाबला नहीं कर पाता और विल्सन उसको बुरी तरह से जख्मी कर देता है। फिर वो पता लगाने की कोशिश करता है कि हिटमैन फोन पर किससे बात कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ जो कोई भी था वो फोन बंद कर देता है। उधर रॉस एडमेंटियम की एग्रीमेंट को साइन करने के लिए वर्ल्ड लीडर्स के साथ मीटिंग कर रहा था, लेकिन वो लीडर्स उससे कहते हैं कि कन्वेंशन में होने वाले हमले के बाद अब वो लोग कोई एग्रीमेंट साइन करने के लिए तैयार नहीं थे। दोस्तों, इस सेक्शन में हमें मोदी जी को इंडिया का प्राइम मिनिस्टर दिखाया गया है। वर्ल्ड लीडर्स रॉस से कहते हैं कि जापानीज प्राइम मिनिस्टर इस वक्त उस मीटिंग में शामिल नहीं है और वो इस बात पर डिसाइड करके मीटिंग ख़त्म कर देते हैं। जब तक जापानीज प्राइम मिनिस्टर मीटिंग में शामिल नहीं होता वो लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। अब रॉस काफ़ी परेशान होना शुरू हो चुका था क्योंकि उसकी कुर्सी खतरे में थी। उधर टॉरेस विल्सन को बताता है कि उसको रूथ को किसी तरह से कम नहीं समझना चाहिए क्योंकि वो इजराइल में पैदा हुई थी और उसकी ट्रेनिंग रेड रूम में हुई थी। इसका मतलब है कि वो ब्लैक विडो थी। तभी शूटिंग की वीडियो देखते हुए विल्सन नोटिस करता है कि ब्रैडली ने जानते बूझते रॉस को गोली नहीं मारी, यानी जो कोई भी उसका माइंड कंट्रोल कर रहा था वो चाहता था कि रॉस जिंदा रहे। विल्सन पर हमला करने वाले हिटमैन की आखिरी कॉल को ट्रेस करते हुए टॉरेस विल्सन को बताता है कि वो कॉल कैंप एको से आई थी, जो प्रेसिडेंट रॉस के अंदर ऑपरेट कर रहा था। अब ये दोनों तैयार होकर वहां से निकलते हैं ताकि उस कैंप की हकीकत को पता लगा सके। उधर रूथ ब्रैडली से मिलने जाती है तो वो देखती है कि वहां उसके पहुंचने से पहले वहां के अपने सिक्योरिटी गार्ड ने वहां पर मौजूद बाकी के तमाम सिक्योरिटी गार्ड्स को मार डाला था और ये सब करने के बाद वो अपने को भी शूट कर लेता है। रूथ नोटिस करती है कि उसके ट्रांसमीटर पर वही ट्यून मिस्टर ब्लू चल रही थी। वो ये देखकर परेशान हो जाती है और वो ब्रैडली को वहां से शिफ्ट करने का इरादा कर लेती है। उधर रॉस जो जापानीज प्रेसिडेंट को मनाने जा रहा था, उसकी सेक्रेटरी बताती है कि टॉरेस और विल्सन कैंप एको जा रहे हैं, तो वो कहता है कि उनको किसी हालत में वहाँ के हालात नहीं पता चलना चाहिए। तभी उसके पास ब्रैडली के वार्डन की कॉल आती है। वो उसको उठाता है, लेकिन दूसरी तरफ से गोली की आवाज़ आती है और फिर फ़ोन पर डॉक्टर स्टर्न आ जाता है जिसने वार्डन को मार डाला था। डॉक्टर स्टर्न रॉस का एक पुराना साथी था। वो रॉस को वही म्यूजिक मिस्टर ब्लू सुनाता है और कहता है कि वो उसको सालों जेल में अकेला सड़ने की सज़ा देगा। रॉस परेशान होकर रूथ को फ़ोन करता है जो ब्रैडली को शिफ्ट कर रही थी। वो उससे कहता है कि वो सब कुछ छोड़कर फ़ौरन कैंप एको की तरफ जाए। उधर टॉरेस और विल्सन कैंप एको पहुंचते हैं जो स्पेशल सोल्जर्स का एक जेल था और उसका दरवाजे और कमरों में अंधेरे से होते हुए वो अंदर की तरफ पहुंचते हैं तो देखते हैं कि अंदर बिल्डिंग पूरी तरह से खाली थी और वहाँ कोई भी नहीं था। जब वो वहाँ अंदर की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ एक पूरी लैब बनी हुई थी। वो जेल के रिकॉर्ड को निकाल कर देखते हैं तो उनको पता चलता है कि एक ज़माने में ब्रैडली भी वहाँ पर कैदी था। इस बात से उनको ये समझ में आता है कि रॉस और ब्रैडली दोनों का उस कैंप से कोई दूसरा ही कनेक्शन है। उधर रॉस जापान पहुंचकर वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करता है और उनको समझाता है कि उनको एडमेंटियम शेयर करने के लिए एग्रीमेंट साइन कर लेना चाहिए, लेकिन जापानीज प्राइम मिनिस्टर उससे कहता है कि उसको सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली थी कि रॉस एडमेंटियम को अपने किसी पर्सनल एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल करना चाह रहा है, इसलिए वो साइन करने से मना कर देता है। रॉस बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन इस मौके पर वो कुछ कर नहीं सकता था। उधर लैब की तलाशी लेते हुए विल्सन को एक दवाई मिलती है जिसके अंदर लिखा था कि दिन में सिर्फ 3 गोलियां लेनी है और उसके नीचे प्रेसिडेंट रॉस का नाम लिखा हुआ था। जब वहाँ के कंप्यूटर पर टॉरेस सर्च करना शुरू करता है तो उसको पता चलता है कि हर हमले में यूज की जाने वाली म्यूजिक मिस्टर ब्लू एक्चुअली में कुछ सुपर सोल्जर्स का माइंड कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती थी। तभी वहाँ पीछे अंधेरों से निकलकर डॉक्टर स्टर्न उनके सामने आता है। वो बताता है कि उसी ने सरपेंट लीडर को एडमेंटियम चोरी करने के लिए पैसे दिए थे और वो कहता है कि उसका असली मकसद रॉस को डिस्ट्रॉय करना था और इस मिशन की शुरुआत वो वर्ल्ड लीडर्स पर शूटिंग करवा के कर चुका था। वो उन दोनों को बताता है कि सालों पहले उसके ऊपर पड़ने वाली केमिकल रेडिएशन की वजह से उसकी बॉडी और माइंड दोनों बहुत ज्यादा चेंज हो गए थे और उसके अंदर सुपर इंटेलिजेंस आ गई थी। रॉस को जब ये बात पता चली तो उसने उसको कैंप एको में कैद कर दिया और उसकी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके एक
एक करके इलेक्शन जीतता चला गया, यहाँ तक कि वो प्रेसिडेंट बन गया। उसने स्टर्न से वादा किया था कि वो प्रेसिडेंट बनने के बाद उसको छोड़ देगा, लेकिन फिर वो अपने वादे से मुकर गया। विल्सन उसको समझाने की कोशिश करता है कि वो गलत कर रहा है, लेकिन स्टर्न उसी समय माइंड कंट्रोल वाले सोल्जर्स को वहाँ पर बुला लेता है, जो उन दोनों से लड़ना शुरू कर देते हैं और स्टर्न मौका पाकर वहाँ से निकल जाता है। ये लोग सोल्जर्स को मार रहे थे, लेकिन सोल्जर्स इतने ज्यादा थे कि वो आते ही चले जा रहे थे। तभी वहाँ पर उनका साथ देने के लिए रूथ आ जाती है और थोड़े ही देर में वो सारे सोल्जर्स को मार डालती है। उसके बाद ये तीनों वहाँ से निकलते हैं। अभी ये लोग थोड़ा ही आगे गए थे कि उनको चारों तरफ से आर्मी के लोग घेर लेते हैं। वो उनको बताते हैं कि प्रेसिडेंट रॉस ने उनको हुक्म दिया है कि उनको फौरन अरेस्ट कर लिया जाए। उसी बीच अचानक उनके ट्रांसमीटर पर मिस्टर ब्लू की म्यूजिक बजना शुरू हो जाती है और सारे सोल्जर्स स्टर्न के माइंड कंट्रोल पर चले जाते हैं। मौके का फायदा उठाकर रूथ, विल्सन और टॉरेस वहां से भागते हैं। सोल्जर्स उनको शूट करते हैं, मगर वो लोग भागने में कामयाब हो जाते हैं। विल्सन सरपेंट लीडर को मुलाकात के लिए बुलाता है और उसको बताता है कि एडमेंटियम की चोरी करने की कोशिश डॉक्टर स्टर्न कर रहा था। तब सरपेंट लीडर उसको बताता है कि उसने स्टर्न को एक दवाई दी थी ताकि उसकी सुपर हाई इंटेलिजेंस कंट्रोल में रहे, लेकिन रॉस ने जानबूझकर उसको वह दवाई नहीं दी क्योंकि उसको उसकी मदद से प्रेसिडेंट बनना था। और अब स्टर्न की पावर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि वो किसी का भी माइंड कंट्रोल कर सकता था। वो उसको बताता है कि स्टर्न ने वर्ल्ड लीडर्स कन्वेंशन में शूटिंग इसलिए करवाई थी ताकि उसकी वजह से सारी दुनिया रॉस को दुश्मन समझे और उसको उसकी कुर्सी से हटा दिया जाए। उसके बाद स्टर्न उसको मार डालेगा। ये सब सुनने के बाद बिना टाइम वेस्ट किए विल्सन व्हाइट हाउस के लिए निकल जाता है। विल्सन, टॉरेस और रूथ रॉस से मिलने के लिए जाते हैं। तब रॉस उन लोगों को बताता है कि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और उसका दिल काम करना बंद कर चुका था और डॉक्टर्स ने उसको जवाब दे दिया था। तो स्टर्न ने उसको एक दवाई बना कर दी थी जिसकी वजह से वो ठीक हो गया था, लेकिन उसके बदले में स्टर्न ने अपने लिए वो लैब मांगी थी जहाँ पर वो आजादी के साथ माइंड कंट्रोल के एक्सपेरिमेंट कर सकता था। लेकिन वो कहता है कि उसको नहीं पता था कि स्टर्न इतना खतरनाक निकलेगा। अभी ये बातें हो ही रही थी कि उनको अचानक पता चलता है कि दो पायलट्स जिनको स्टर्न ने माइंड कंट्रोल किया हुआ था, उन्होंने जापानीज शिप्स पर फायरिंग शुरू कर दी थी। रॉस फौरन टॉरेस और विल्सन को उनको रोकने के लिए भेजता है और जापानीज प्राइम मिनिस्टर को कांटेक्ट करता है और उनको बताता है कि जिन पायलट्स ने जापानीज शिप पर अटैक किया है वो स्टर्न के कंट्रोल में है। लेकिन जापानीज प्राइम मिनिस्टर उसकी ये बात मानने से इनकार कर देता है। वो रॉस से कहता है कि अगर उसके शिप्स को कुछ भी हुआ तो वो अमेरिका पर अटैक कर देगा। अब रॉस की हालत खराब होना शुरू होती है और उसको कुछ होने लगता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसको क्या हो रहा है। तभी उसके पास स्टर्न का फोन आता है जो उसको बताता है कि उसने उसकी दवाई में रेडिएशन केमिकल्स मिला दिए थे और अब उसको अपने अंदर एक खतरनाक चेंज महसूस होने वाला है। उधर विल्सन और टॉरेस अटैक करने वाले फाइटर पायलट्स को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो दोनों उनके ऊपर मिसाइल्स फायर कर देते हैं। विल्सन तो बच जाता है, लेकिन टॉरेस को काफी चोट आती है। आर्मी बेस से फौरन रेस्क्यू हेलीकॉप्टर टॉरेस की मदद करने के लिए निकल जाता है। उधर विल्सन दोनों पायलट्स को प्लेन से निकालकर उनके प्लेन को तबाह कर देता है और जापानीज शिप्स को बचा लेता है। रॉस फौरन कॉल करके ये बात जापानीज प्राइम मिनिस्टर को बताता है कि उनके शिप्स अब सेफ हैं, तो वो अमेरिका पर अटैक करने का प्लान रोक देते हैं। उधर रॉस की तबीयत खराब हो रही थी और वो अपने कैप्टन को दवाई लेने के लिए कैंप भेजता है, लेकिन उसको रास्ते में ही डॉक्टर स्टर्न मार डालता है। उसके बाद स्टर्न विल्सन को मिलने के लिए बुलाता है। दूसरी तरफ रॉस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था जहां पर जर्नलिस्ट उससे जापान के साथ खराब होने वाले हालात पर सवाल पूछ रहे थे। तभी उनको न्यूज मिलती है कि स्टर्न को अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन स्टर्न ने अरेस्ट होते हुए कहा था कि अब दुनिया को पता चलेगा कि रॉस की असलियत क्या है। उधर रॉस जर्नलिस्ट से पूछे गए सवालों की वजह से गुस्से में आ जाता है और उसकी बॉडी चेंज होना शुरू हो जाती है और कुछ ही देर में वो रेड हल्क बन जाता है और व्हाइट हाउस में तबाही मचाना शुरू कर देता है। वहाँ मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स उसके ऊपर फायरिंग शुरू करते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। तभी वहाँ पर विल्सन पहुँच जाता है जो उसको आबादी से दूर लेकर जाता है और फिर उसके बाद दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। रेड हल्क बहुत ज्यादा ताकतवर था और विल्सन उससे जीत नहीं पा रहा था। रेड हल्क विल्सन का कैप्टन अमेरिका वाला सूट भी तोड़ फोड़ कर फेंक देता है, लेकिन लड़ाई के दौरान विल्सन नोटिस करता है कि रेड हल्क कुछ पलों के लिए होश में आ रहा था, तो वो उसको उसकी बेटी की याद दिलाता है और उससे कहता है कि उसके पास एक आखिरी मौका है कि वो अपनी बेटी के सामने साबित कर सके कि वो अच्छा आदमी है। ये बातें रेड हल्क के दिल पर असर करती हैं और वो फिर से रॉस के फॉर्म में आ जाता है और अपने आप को विल्सन के हवाले कर देता है। अब ये सीन कट हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ब्रैडली को सारे इल्जामों से बरी कर दिया गया है और उसको अब जेल से आजाद किया जाने वाला है और जापान यूएसए और बाकी कंट्रीज के साथ एग्रीमेंट साइन करने के लिए मीटिंग कर रहा था।
सब कुछ नॉर्मल हो जाने के बाद विल्सन रॉस से मिलने जाता है जो अब सिक्योर जेल में था और उसको सारे हालात के बारे में बताता है। उसके बाद वो रॉस से मिलने के लिए उसकी बेटी को बुलाता है जो अंदर आकर उससे मिलती है और उससे कहती है कि उसने उसको दिल से माफ कर दिया है। उसके बाद विल्सन टोरेस से मिलने जाता है और उसको बताता है कि वो दोबारा से एवेंजर्स की टीम फॉर्म कर रहा है क्योंकि इस दुनिया को एवेंजर्स की ज़रूरत थी और वो टोरेस को उसमें शामिल करने के लिए इनवाइट करता है। फिर विल्सन स्टर्न से मिलने जाता है जो उससे ये कहता है कि ये जो कुछ भी हुआ ये तो बहुत छोटी और मामूली चीज़ थी। नेक्स्ट अटैक उन पर बाहर की दुनिया से होने वाला है और मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।